नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हम भारतीयों के स्वाभिमान, हमारे संस्कारों और हमारी उस महान संस्कृति का प्रमाण है जिसे पूरी दुनिया आज सलाम करती है। यह कहानी है उस दिन की जब पैसे का घमंड करने वालों को यह समझ आया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भावना है, एक शक्ति है। कहते हैं कि आग सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, लेकिन वह हमारे संस्कारों को, हमारी सेवा की भावना को नहीं जला सकती। यह कहानी है अमेरिका के सबसे महंगे शहर में रहने वाले उन अरबपतियों की जिन्होंने एक भारतीय मां और उसके बेटे को गरीब और पिछड़ा कहकर अपने मोहल्ले से निकालने की कोशिश की। लेकिन जब मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने आई तो वही भारतीय मां उनके लिए भगवान बनकर खड़ी हुई। यह कहानी सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हम भारतीय हैं। साल 2025, जगह अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर। वहां की पहाड़ियों पर एक बहुत ही खास और रईस लोगों की बस्ती थी जिसका नाम था गोल्डन पीक्स। वहां रहने वाले लोग खुद को दुनिया का राजा समझते थे। वहां की हवा में भी दौलत की महक थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, सोने चांदी से लदे लोग और उनके ऊंचे ऊंचे महल जैसे घर। वहां रहना हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन उसी बस्ती के बीचों बीच एक घर ऐसा था जो बाकी घरों से थोड़ा अलग था। वहां सुबह की शुरुआत विदेशी गानों से नहीं बल्कि गायत्री मंत्र और पूजा की घंटी से होती थी। वहां के दरवाजे पर वेलकम का बोर्ड नहीं बल्कि गेंदे के फूलों की माला और तोरण लगा होता था। वह घर था सावित्री देवी और उनके बेटे अर्जुन का। सावित्री देवी 65 साल की एक साधारण भारतीय महिला। माथे पर बड़ी सी बिंदी, शरीर पर सूती की साड़ी और चेहरे पर वह ममता जो सिर्फ एक भारतीय मां में ही दिख सकती है। वह भारत के एक छोटे से गांव से आई थीं। उनके पति एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे जिन्होंने अपने बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बनाया कि आज अर्जुन अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक था। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और भारतीय गणित के ज्ञान ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां पहुंचना अमेरिकियों के लिए भी सपना था। अपनी मेहनत की कमाई से अर्जुन ने अपनी विधवा मां के लिए उस पॉश इलाके में घर खरीदा था ताकि उसकी मां को जीवन का हर सुख मिल सके। लेकिन अर्जुन यह नहीं जानता था कि सुख सुविधाओं से मिलता है, लेकिन सम्मान संस्कारों से मिलता है, और उस गोल्डन पीक्स में संस्कारों की बहुत कमी थी। सावित्री देवी को वहां आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। वह अपने भारतीय रीति रिवाजों को नहीं भूली थीं। हर सुबह वह जल्दी उठती, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। उन्हें लगता था कि अमेरिका में भी लोग वैसे ही मिलनसार होंगे जैसे उनके भारत के गांव में थे। एक दिन की बात है, सावित्री देवी ने सोचा कि क्यों न अपने पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाई जाए। भारत में तो हम यही करते हैं, जब कोई नया पड़ोसी आता है या हम कहीं नए जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं। यही हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। इसी भावना के साथ सावित्री देवी ने अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए। शुद्ध घी की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से लड्डू एक डिब्बे में पैक किए और अपनी बगल वाली आलीशान कोठी की तरफ चल दी। उस कोठी में रहते थे मिस्टर और मिसेज स्मिथ। वे खुद को उस इलाके का मुखिया समझते थे। उनके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन दिल बहुत छोटा था। सावित्री देवी ने उनके दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। सावित्री देवी ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, नमस्ते, मैं सावित्री पास वाले घर में रहती हूं, आपके लिए मिठाई लाई हूं। तभी अंदर से मिसेज स्मिथ बाहर आईं। उन्होंने सावित्री देवी को ऊपर से नीचे तक देखा। सावित्री देवी की साड़ी, उनके साधारण चप्पल और उनके हाथ में स्टील का टिफिन बॉक्स देखकर मिसेज स्मिथ के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली जैसे वहां कोई बदबू आ रही हो। मिसेज स्मिथ ने कड़क आवाज में कहा, यह क्या है और तुम बिना अपॉइंटमेंट के हमारे घर कैसे आ गईं? सावित्री देवी थोड़ा घबरा गईं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पड़ोसी हूं, यह लड्डू हैं, भारतीय मिठाई, दोस्ती की शुरुआत के लिए। मिसेज स्मिथ ने वह टिफिन बॉक्स हाथ में लिया भी नहीं। उसने अपने नौकर से इशारा किया। नौकर ने टिफिन ले लिया। मिसेज स्मिथ ने सावित्री देवी के सामने ही उस टिफिन को कूड़ेदान में डालने का इशारा कर दिया और कहा, हमें यह सब तैलीय और अजीब मसालेदार खाना पसंद नहीं है और अगली बार हमारे गेट पर मत आना। यह कोई भारत की झुग्गी बस्ती नहीं है जहां कोई भी किसी के घर घुस जाता है।
यह अमेरिका है। यहां निजता का सम्मान किया जाता है। दरवाजा सावित्री देवी के मुंह पर बंद कर दिया गया। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने लड्डू फेंके जाने का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि उनके प्रेम और अपनेपन का ऐसा अपमान किया गया। वह चुपचाप अपने घर लौट आईं। उन्होंने अर्जुन को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि बेटा परेशान हो या उसका अपने पड़ोसियों से झगड़ा हो। वह जानती थीं कि अर्जुन बहुत स्वाभिमानी है, वह यह सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे उस इलाके के लोग सावित्री देवी और अर्जुन को अपनी आंखों का कांटा मानने लगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि वे भारतीय थे, वे अपनी संस्कृति पर गर्व करते थे। जब सावित्री देवी शाम को अपने घर के बाहर दिया जलाती तो पड़ोसी शिकायत करते कि धुएं से प्रदूषण हो रहा है। जब वह तुलसी की पूजा करती तो लोग हंसते और कहते कि ये लोग पेड़ पौधों की पूजा करने वाले आदिमानव हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस तुलसी और नीम का वे मजाक उड़ा रहे हैं, आज पूरी दुनिया का विज्ञान उसी आयुर्वेद के आगे नतमस्तक है। उन्हें नहीं पता था कि जिस भारतीय गणित और कोडिंग के दम पर अर्जुन ने उनके देश के कंप्यूटर सिस्टम को संभाला हुआ है, वह उसी पिछड़े देश की देन है। एक रविवार की सुबह उस कॉलोनी की सोसाइटी मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग वहां के क्लब हाउस में थी। अर्जुन और सावित्री देवी भी वहां गए, यह सोचकर कि शायद अब लोगों का व्यवहार बदलेगा। लेकिन वहां जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मीटिंग शुरू होते ही मिस्टर स्मिथ माइक पर आए। उन्होंने अर्जुन की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, हमें एक गंभीर मुद्दे पर बात करनी है। हमारे इस पॉश इलाके का स्तर गिरता जा रहा है। जब से यह भारतीय परिवार यहां आया है, हमारे गोल्डन पीक्स की छवि खराब हो रही है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने शालीनता से पूछा, मिस्टर स्मिथ, हमने ऐसा क्या किया है? हम कानून का पालन करते हैं, हम शांति से रहते हैं। मिस्टर स्मिथ हंसे, शांति? तुम्हारे घर से आने वाली मसालों की गंध हमारे महंगे वातानुकूलित घरों की हवा खराब करती है। तुम्हारी माँ जो अजीबोगरीब कपड़े साड़ी पहनकर सड़क पर घूमती हैं, वह हमारे इलाके के ड्रेस कोड और क्लास के खिलाफ है। हमारे दोस्त आते हैं तो पूछते हैं कि क्या यह इलाका अब गरीबों की बस्ती बन गया है? वहां बैठे बाकी अमीर लोग जोर जोर से हंसने लगे। वे सब अर्जुन और सावित्री देवी का मजाक उड़ा रहे थे। सावित्री देवी का सिर शर्म से नहीं बल्कि दुख से झुक गया। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं, उसका खून खौल रहा था। वह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान ईट से पढ़ा हुआ स्वर्ण पदक विजेता था। उसने अपनी मेहनत से अमेरिका की कंपनियों को खड़ा किया था और आज उसे सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग और उसकी संस्कृति की वजह से नीचा दिखाया जा रहा था। अर्जुन ने माइक थाम लिया। उसकी आवाज में वह गंभीरता थी जो वेदों के ज्ञान से आती है। उसने कहा, मिस्टर स्मिथ, आप जिसे मसालों की गंध कहते हैं वह हल्दी और केसर है, जिसे आज आपका विज्ञान सुपरफूड मानकर दवाइयां बना रहा है। आप जिसे अजीब कपड़े कहते हैं वह साड़ी है, जो दुनिया का सबसे शालीन और वैज्ञानिक परिधान है। आप हमें गरीब कहते हैं। याद रखिएगा, जब आपके पूर्वज गुफाओं में रहते थे तब हमारे भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। हम उस देश से आते हैं जिसने दुनिया को 0 दिया, जिसके बिना आपकी यह सारी दौलत, आपके बैंक बैलेंस के आंकड़े और आपकी यह टेक्नोलॉजी 0 है। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में भारत का तेज था, लेकिन अहंकार की पट्टी आंखों पर बंधी हो तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। मिस्टर स्मिथ ने गुस्से में कहा, हमें तुम्हारे भाषण नहीं चाहिए। हम तुम्हें एक नोटिस दे रहे हैं। या तो तुम अपनी यह देहाती आदतें छोड़ दो और हमारी तरह बनो, या फिर यह कॉलोनी छोड़कर चले जाओ। हम एक याचिका दायर कर रहे हैं। हम तुम्हें कानूनी तौर पर यहां से निकाल देंगे। उस रात घर लौटकर सावित्री देवी बहुत रोईं। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा चलो वापस अपने देश चलते हैं। वहां भले ही इतनी चमक धमक नहीं है, लेकिन वहां लोगों के दिलों में अपनापन तो है। यहाँ के लोग सोने के महलों में रहते हैं, लेकिन इनके दिल पत्थर के हैं। अर्जुन ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ, हम नहीं जाएंगे, हम भागेंगे नहीं। हम भारतीय हैं, हम मुश्किलों से डरते नहीं हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम यहीं रहेंगे और अपने संस्कारों से इनका दिल जीतेंगे। समय आने दो माँ। समय सबसे बड़ा जवाब देता है। और समय ने करवट ली, ऐसी करवट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 महीने बाद गर्मियों का मौसम था। कैलिफोर्निया के जंगलों में सूखा पड़ा हुआ था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी
कि गर्म हवाएं चल रही हैं। उस दिन दोपहर को अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। जो आसमान नीला था वह देखते ही देखते नारंगी और फिर गहरा लाल हो गया। हवा में धुएं की गंध आने लगी। पहले तो गोल्डन पीक्स के लोगों ने सोचा कि यह कोई सामान्य बात है। वे अपने वातानुकूलित घरों में बैठे रहे, अपनी पार्टियों में मगन रहे। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सुरक्षा प्रणाली और अपने पैसे पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगा कोई भी मुसीबत उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन प्रकृति किसी के बैंक बैलेंस को नहीं देखती। शाम होते होते खबर आई कि एक भीषण जंगल की आग, वाइल्ड फायर, तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही है। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आग राक्षस की तरह मुंह खोले सब कुछ निगलती हुई आ रही थी। बिजली काट दी गई, मोबाइल नेटवर्क जाम हो गए। जो स्मार्ट होम सिस्टम और सुरक्षा अलार्म उन अमीरों के घरों में लगे थे, वे सब बिजली जाते ही बेकार हो गए। उनके बिजली से चलने वाले बड़े बड़े गेट जाम हो गए। अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी महंगी गाड़ियों में भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर जाम लग गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बचाओ बचाओ की आवाजें गूंजने लगीं। जो लोग कल तक एक दूसरे की पार्टियों में हंसते थे, आज वे एक दूसरे को धक्का देकर भाग रहे थे। मिस्टर स्मिथ का परिवार भी अपनी कार में फंसा हुआ था। उनकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। आग की लपटें अब गोल्डन पीक्स की पहाड़ियों को छू रही थीं। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि लग रहा था चमड़ी पिघल जाएगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कॉलोनी से बाहर निकलने वाला मुख्य रास्ता, जो एक पुराने पुल के ऊपर से जाता था, वह आग की वजह से एक पेड़ गिरने से ब्लॉक हो गया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गोल्डन पीक्स अब मौत की घाटी बन चुका था। सैकड़ों अमीर लोग, उनकी अरबों की दौलत, सब उस आग के घेरे में फंस गए थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वे मौत का इंतजार कर रहे थे, जब अब टूट संचाकर में अट्ठार। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी कॉलोनी में एक घर ऐसा था जहां घबराहट नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी चल रही थी। एक भारतीय घर। अर्जुन, जो एक वैज्ञानिक था, उसने पहले ही हवा के रुख और तापमान को भांप लिया था। उसने अपनी मां से कहा था, मां, यह हवा साधारण नहीं है, संकट आने वाला है। जहां दूसरे लोग भाग रहे थे, अर्जुन और सावित्री देवी शांत थे। भारतीय मन विपत्ति में घबराता नहीं, समाधान खोजता है। हमारे देश में हर साल बाढ़, सूखा और तूफानों से लड़कर हम मजबूत बने हैं। अर्जुन ने तुरंत अपने घर के पिछले हिस्से में मौजूद स्विमिंग पूल, जिसे पड़ोसी पानी की बर्बादी कहते थे, से बड़े बड़े पाइप जोड़ लिए थे। उसने घर की छत पर चढ़कर देखा कि आग किस तरफ से आ रही है। तभी सावित्री देवी ने देखा कि मिस्टर स्मिथ की कार भीड़ में फंसी है और आग की लपटें उनके करीब पहुंच रही हैं। मिसेज स्मिथ कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह लॉक हो गया था। सावित्री देवी ने अर्जुन को पुकारा, बेटा देखो, वो लोग मुसीबत में हैं। अर्जुन ने कहा, मां, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें जलील किया था, जिन्होंने हमारे खाने को कूड़े में फेंका था। इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। यही कर्म है। वातारात महा, इसमें एक ही। सावित्री देवी ने जो जवाब दिया वह हर भारतीय के कानों में गूंजना चाहिए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और दृढ़ता से कहा, नहीं बेटा, यह कर्म नहीं, यह प्रतिशोध होगा। और हम भारतीय हैं। हमारी संस्कृति में दुश्मन को भी पानी पिलाया जाता है। अगर आज हमने इनकी मदद नहीं की तो हमारी परवरिश और उन अरबपतियों के अहंकार में क्या फर्क रह जाएगा। जा बेटा, अपनी योग्यता, अपनी ताकत दिखा, उन्हें बचा, दिखा दे कि भारत का बेटा क्या कर सकता है। मां का आदेश अर्जुन के लिए पत्थर की लकीर था। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। उसने एक गीला तौलिया अपने चेहरे पर बांधा। उसने घर से वो उपकरण, इमरजेंसी किट उठाया जो उसने खुद बनाया था। आग की लपटें अब आसमान छू रही थीं। मौत तांडव कर रही थी और उस मौत के बीच में एक भारतीय शेर की तरह दहाड़ता हुआ उन लोगों की तरफ दौड़ा जिन्होंने उसे कभी इंसान भी नहीं समझा था। आग का तांडव अब अपने चरम पर था। बाहर का मंजर ऐसा था जैसे साक्षात यमराज धरती पर उतर आए हों। हवा में सिर्फ धुएं का गुबार था और कानों में सिर्फ लपटों की भयानक सरसराहट। गोल्डन पीक्स की वह सड़क, जहां कभी मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी गाड़ियां शान से दौड़ती थीं, अब जलते हुए पेड़ों और मलबे से पट्टी पड़ी थी। अर्जुन जब अपने घर से बाहर निकला तो गर्मी इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।
लेकिन अर्जुन के अंदर उस समय एक अलग ही शक्ति दौड़ रही थी। वह शक्ति जो हमारे इतिहास के पन्नों में लिखी है, राणा प्रताप का साहस और चाणक्य की बुद्धि। उसने अपनी आंखों पर एक विशेष चश्मा पहना था और गीले तौलिए से नाक ढकी हुई थी। मिस्टर स्मिथ की कार, एक बड़ी एसयूवी, दो जलते हुए पेड़ों के बीच फंसी थी। कार का इंजन बंद हो चुका था और इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम फेल हो गया था। अंदर बैठे मिस्टर स्मिथ, उनकी पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे कांच पीट रहे थे। उनका दम घुट रहा था। बाहर का तापमान 60 डिग्री से ऊपर जा चुका था। कुछ ही मिनटों में कार एक लोहे के तवे की तरह तपकर उन सबको जला देती। अर्जुन वहां पहुंचा। उसने देखा कि मिस्टर स्मिथ उसे देखकर मदद की भीख मांग रहे हैं। वही मिस्टर स्मिथ जो कल तक अर्जुन को अपनी कॉलोनी के लायक नहीं समझते थे, आज हाथ जोड़कर रो रहे थे। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की एक भारी रॉड उठाई। उसने इशारा किया कि वे पीछे हट जाएं और फिर जय बजरंगबली का नाम लेकर उसने पूरी ताकत से कार की पिछली खिड़की पर वार किया। छपाक, कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। धुएं का एक बड़ा गुबार कार के अंदर घुस गया, लेकिन साथ ही जीवन की उम्मीद भी। अर्जुन चिल्लाया, जल्दी बाहर आइए, गाड़ी कभी भी फट सकती है। मिस्टर स्मिथ कांप रहे थे। उनका अहंकार, उनका रुतबा सब उस धुएं में उड़ गया था। वे लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उनकी पत्नी अपने बच्चों को छाती से लगाए रो रही थी। वे इतने घबराए हुए थे कि चल भी नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने मिस्टर स्मिथ को सहारा दिया और एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसने कहा, घबराइए मत, जब तक मैं यहां हूं आपको कुछ नहीं होगा, बस मेरे पीछे आइए। वे लोग भागते हुए अर्जुन के घर की तरफ बढ़े। लेकिन यह क्या, जैसे ही वे अर्जुन के घर के पास पहुंचे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आसपास के सारे आलीशान बंगले आग की लपटों से घिरे थे, लेकिन अर्जुन का घर, वह सुरक्षित था। आग की लपटें अर्जुन के घर की दीवारों को छू भी नहीं पा रही थीं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अर्जुन का भारतीय जुगाड़ और इंजीनियरिंग थी। अर्जुन ने 2 दिन पहले ही छत पर बड़े बड़े स्प्रिंकलर पानी के फव्वारे लगा दिए थे, जो लगातार घर की दीवारों और छत को गीला कर रहे थे। उसने घर के चारों तरफ मिट्टी की एक गहरी खाई खोद दी थी, जिसे गांव की भाषा में हम कच्ची नाली कहते हैं, ताकि आग जमीन के रास्ते घर तक न आ सके। जिस मिट्टी और कीचड़ को देखकर पड़ोसी नाक सिकोड़ते थे, आज वही गीली मिट्टी उनके लिए लक्ष्मण रेखा बनकर आग को रोक रही थी। जैसे ही वे घर के अंदर दाखिल हुए, बाहर की भयानक गर्मी गायब हो गई। अंदर ठंडक थी, बिजली नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने पहले से ही बैटरी से चलने वाली लाइटें जला रखी थीं। सावित्री देवी दरवाजे पर ही खड़ी थीं। उनके हाथ में पानी का लोटा और एक साफ तौलिया था। मिसेज स्मिथ, जो हमेशा सावित्री देवी को देखकर मुंह फेर लेती थीं, आज उनके कदमों में गिर पड़ीं। वह फूट फूट कर रोने लगीं, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। सावित्री देवी ने झुककर उन्हें उठाया। एक मां का दिल कभी पत्थर नहीं हो सकता। उन्होंने मिसेज स्मिथ के आंसू पोंछे और हिंदी में कहा, शांत हो जाओ बेटी, यह समय रोने का नहीं है। भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। तुम मेरे घर में हो और हमारे यहां मेहमान भगवान होता है। सावित्री देवी ने उन्हें जमीन पर बिठाया। हमारे भारतीय घरों में जमीन पर बैठने की परंपरा है, जिससे शरीर को ठंडक और मन को शांति मिलती है। उन्होंने तुरंत मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाला। फ्रिज का पानी नहीं, बल्कि घड़े का पानी, जो अमृत समान होता है। उन्होंने अपने हाथों से उन घमंडी अरबपतियों को पानी पिलाया। मिस्टर स्मिथ के हाथ जल गए थे। कार का दरवाजा खोलने की कोशिश में उनकी हथेलियों पर बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। वह दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी बड़े अस्पताल ले चलो, मुझे डॉक्टर चाहिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मिस्टर स्मिथ, बाहर देखिए, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, सड़कें जाम हैं, अस्पताल जल रहे हैं, आपका पैसा अभी कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। मिस्टर स्मिथ दर्द और डर से थर थर कांपने लगे। तभी सावित्री देवी अपनी रसोई से एक कटोरी लेकर आईं। उसमें कोई महंगी विदेशी क्रीम नहीं थी। उसमें था हल्दी, चंदन और एलोवेरा का लेप, हमारे भारत का हजारों साल पुराना नुस्खा। सावित्री देवी ने कहा, हाथ आगे करो। मिस्टर स्मिथ हिचकिचाए। वह पीला लेप देखकर उन्हें अजीब लगा, लेकिन दर्द इतना था कि उन्होंने हाथ आगे कर दिए। जैसे ही सावित्री देवी ने वह ठंडा लेप उनके जले हुए हाथों पर लगाया, मिस्टर स्मिथ के मुंह से एक आह निकली, राहत की आह।
जो जलन उन्हें पागल कर रही थी वह पल भर में कम हो गई। चंदन की शीतलता ने आग की तपन को सोख लिया। मिस्टर स्मिथ ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? यह तो किसी जादुई दवा जैसा है। अर्जुन मुस्कुराया, यह जादू नहीं, यह भारत है मिस्टर स्मिथ। यह हल्दी है, जिसे आप लोग सिर्फ एक मसाला समझते हैं, वह हमारे लिए औषधि है, एंटीबायोटिक है। जब आपकी आधुनिक दवाइयां हार मान लेती हैं, तब हमारी दादी नानी के नुस्खे काम आते हैं। उस रात अर्जुन का वह छोटा सा घर सिर्फ एक घर नहीं रहा, वह एक शरणार्थी शिविर, रेफ्यूजी कैंप बन गया। आग बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे और भी पड़ोसी, जिनके घर जल रहे थे और जिनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, वे सब अर्जुन के घर की तरफ भागने लगे। वे लोग जिन्होंने याचिका पर हस्ताक्षर किए थे कि इस भारतीय परिवार को यहां से निकालो, आज वही लोग उसी भारतीय परिवार के दरवाजे पर जान की भीख मांग रहे थे। और सावित्री देवी, क्या उन्होंने दरवाजा बंद किया? क्या उन्होंने बदला लिया? नहीं, उन्होंने अपने घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उनका छोटा सा लिविंग रूम अब 50 से ज्यादा लोगों से भर गया था। वहां कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब बस डरे हुए इंसान थे। लोगों को भूख लगी थी, बच्चों का रो रोकर बुरा हाल था। उन अमीरों के पास क्रेडिट कार्ड थे, लेकिन खाने के लिए एक दाना नहीं था। सावित्री देवी अपनी रसोई में गईं। वहां गैस नहीं आ रही थी, लेकिन भारतीय महिला कभी हार नहीं मानती। उन्होंने घर के आंगन में ईंटों का एक अस्थायी चूल्हा बनाया। उन्होंने घर में रखा सारा आटा, सारा चावल और दाल निकाल ली। अर्जुन ने पूछा, माँ, यह राशन तो हमारे लिए था, अगर यह खत्म हो गया तो हम क्या खाएंगे? सावित्री देवी ने चूल्हे में लकड़ी लगाते हुए कहा, बेटा, हमारे शास्त्रों में लिखा है अन्नदान महादान। अगर मेरे घर आए मेहमान भूखे रहे और मैंने पेट भर खा लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तू चिंता मत कर, भगवान की रसोई कभी खाली नहीं होती। और उस रात कैलिफोर्निया की उस जलती हुई घाटी में एक भारतीय मां ने अपने हाथों से गरम गरम रोटियां और खिचड़ी बनाई। वह खिचड़ी जिसकी खुशबू ने उन विदेशियों के मन को शांत कर दिया। जब सावित्री देवी ने उन भूखे बदहवास लोगों को पत्तलों इको फ्रेंडली प्लेट्स में खाना परोसा, तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक बूढ़ी अमेरिकी महिला जो व्हील चेयर पर थी और जिसे उसके अपने परिवार वाले भागते समय पीछे छोड़ गए थे, उसे अर्जुन अपनी पीठ पर लाद कर लाया था। सावित्री देवी ने उसे अपने हाथों से खिचड़ी खिलाई। वह बूढ़ी महिला रो पड़ी। उसने कांपते हुए हाथों से सावित्री देवी के हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम्हारे हाथ, ये किसी इंसान के हाथ नहीं है, तुम कोई फरिश्ता हो। मेरे अपने बेटों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम एक अजनबी होकर भी। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, भारत में हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। बुजुर्ग बोझ नहीं, हमारे घर की छत होते हैं, आपको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन यह सब देख रहा था और उसका सीना गर्व से फूल रहा था। आज उसे समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। ये लोग जो करोड़ों के मालिक थे, आज भिखारी बनकर बैठे थे। और उसकी मां, जिसके पास बैंक बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं था, आज वह अन्नपूर्णा बनकर सबको खिला रही थी। रात गहरी होती गई। बाहर आग का शोर डरावना था, लेकिन अंदर सावित्री देवी ने सबको शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। उनकी आवाज में एक दैवीय शक्ति थी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वे विदेशी लोग जो हिंदी का एक शब्द नहीं समझते थे, वे भी उस धुन में खो गए। उस मंत्रोच्चार ने उनके अंदर के डर को खत्म कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। मिस्टर स्मिथ, जो नास्तिक थे, वे भी आंखें बंद करके हाथ जोड़े बैठे थे। सुबह करीब 4 बजे हवा का रुख बदला। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरी तरफ मुड़ गईं। अर्जुन की वैज्ञानिक गणना और सावित्री देवी की प्रार्थना दोनों काम कर गई थी। जब सूरज की पहली किरण निकली तो नजारा देखने लायक था। गोल्डन पीक्स के आलीशान महल राख के ढेर बन चुके थे, काले वीरान खंडहर। लेकिन उन सब के बीच एक घर सही सलामत खड़ा था। उसका सफेद रंग धुएं से थोड़ा काला जरूर हुआ था, लेकिन वह शान से खड़ा था। लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकले। उन्होंने अपने जले हुए घरों को देखा और फिर अर्जुन के घर को देखा। मिस्टर स्मिथ अर्जुन के पास आए। उनकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी थी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। अर्जुन, मिस्टर स्मिथ की आवाज भारी थी, कल तक मैं सोचता था कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है, ताकत है और हम मॉडर्न हैं। लेकिन आज जब मौत सामने थी तो मेरी सारी दौलत जल गई, मेरी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई।
अगर कुछ काम आया तो वह था तुम्हारा साहस और तुम्हारी मां की दया। वहां खड़े सभी लोग सुन रहे थे। मिस्टर स्मिथ ने आगे कहा, हजारों साल पुरानी तुम्हारी संस्कृति ने आज हमारी आधुनिकता को हरा दिया। हमने तुम्हें निकालने की कोशिश की और तुमने हमें पनाह दी। यह बड़प्पन, यह संस्कार, यह कहां से आता है? अर्जुन ने गर्व से सिर उठाया। उसने उगते हुए सूरज की तरफ देखा और कहा, मिस्टर स्मिथ, यह बड़प्पन नहीं, यह हमारी मिट्टी की तासीर है। हम उस देश से हैं जहां हम पेड़ों में, नदियों में, यहां तक कि पत्थर में भी भगवान देखते हैं। हम उस देश से हैं जहां खुद भूखे रहकर भी अतिथि को खिलाया जाता है। यह भारत है। हम जीतते हैं, लेकिन तलवार से नहीं, प्रेम और त्याग से। तभी वहां फायर ब्रिगेड और पुलिस के हेलीकॉप्टर पहुंचने लगे। राहत कर्मी जब वहां पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पूरा इलाका जल चुका है, लेकिन सारे लोग एक ही घर के आंगन में सुरक्षित बैठे हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने अर्जुन से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? इतनी भयानक आग में यह घर कैसे बच गया और इतने सारे लोग सुरक्षित कैसे हैं? अर्जुन ने अपनी मां की तरफ इशारा किया और कहा, सर, यह घर ईंट पत्थर से नहीं बना है। यह मेरी मां की दुआओं और हमारे संस्कारों की नींव पर खड़ा है, और दुआओं को आग नहीं जला सकती। यह खबर जंगल की आग से भी तेज फैली। मीडिया वाले वहां पहुंच गए। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। वे हेडलाइंस बनाने आए थे, चमत्कार, एक भारतीय परिवार ने बचाई 50 अमेरिकियों की जान। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव तो अब आने वाला था, जब ये लोग जिनका सब कुछ लुट चुका था अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो क्या वे सच में बदलेंगे, या फिर खतरा टलते ही वे फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे? और सावित्री देवी, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उनका क्या होगा? सुबह की पहली किरण के साथ ही वह काली और डरावनी रात बीत चुकी थी। लेकिन उस सुबह का सूरज अपने साथ एक नया सत्य लेकर आया था। जब गोल्डन पीक्स के निवासियों ने अपनी आंखों से देखा तो वे सन्न रह गए। उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति, उनके अहंकार के प्रतीक, वे ऊंचे ऊंचे महल अब सिर्फ राख और काले मलबे का ढेर बन चुके थे। लेकिन उस विनाश के बीच सावित्री देवी का घर एक अडिग चट्टान की तरह खड़ा था। दीवारों पर कालिख जरूर थी, लेकिन घर की नींव सुरक्षित थी। ठीक वैसे ही जैसे तमाम विदेशी आक्रमणों के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति आज भी अटूट खड़ी है। राहत कार्य शुरू हो चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस प्रशासन वहां पहुंच चुका था। जब अधिकारियों ने देखा कि पूरी कॉलोनी जलकर खाक हो गई है, लेकिन सारे लोग एक ही घर में सुरक्षित हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। शहर के मेयर और बड़े बड़े अधिकारी अर्जुन के घर के बाहर जमा हो गए। वे उस चमत्कार को देखना चाहते थे। वे उस हीरो से मिलना चाहते थे जिसने अकेले दम पर 50 से ज्यादा अमेरिकियों की जान बचाई थी। लेकिन घर के अंदर का दृश्य कुछ और ही था। वहां कोई जश्न नहीं मन रहा था, वहां सेवा चल रही थी। सावित्री देवी और अर्जुन पूरी रात नहीं सोए थे। सावित्री देवी अभी भी अपनी छोटी सी रसोई में जुटी थीं। उनके पास जो थोड़ा बहुत आटा और चावल बचा था, वह उससे उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही थीं जिन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया था। मिस्टर स्मिथ, जो कल तक इस कॉलोनी के सबसे रईस और घमंडी आदमी थे, आज एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पास न घर बचा था, न गाड़ी, न कपड़े। उनके पास सिर्फ वह जान बची थी जो एक भारतीय मां ने उन्हें भीख में दी थी। अचानक मिस्टर स्मिथ अपनी जगह से उठे। वह धीरे धीरे सावित्री देवी की तरफ बढ़े। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। मिस्टर स्मिथ ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। वही घुटने जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, आज एक साधारण सी भारतीय साड़ी पहनने वाली महिला के सामने झुक गए। उन्होंने सावित्री देवी के पैर पकड़ लिए। माताजी, मिस्टर स्मिथ की आवाज भर्राई हुई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा था, मुझे अपनी दौलत का नशा था। मैंने आपको गरीब समझा, आपको अनपढ़ समझा, लेकिन असली गरीब तो मैं हूं। मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरे अंदर इंसानियत नहीं थी। और आपके पास तो साक्षात ईश्वर बसते हैं। सावित्री देवी ने तुरंत उन्हें उठाया। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे भारत में बड़ों के पैर नहीं छूते, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और जो अपनी गलती मान ले वह छोटा नहीं होता। भूल जाओ जो हुआ, आज तुम जीवित हो, यही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन मिस्टर स्मिथ चुप नहीं हुए। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा,
देखो, हम जिसे पिछड़ा कहते थे, आज उसी ने हमें जीवन दिया है। हम अपनी टेक्नोलॉजी और मॉडर्न होने का दम भरते थे, लेकिन जब मौत आई तो न हमारे स्मार्ट हाउस काम आए, न हमारे बैंक बैलेंस काम आया, तो इस भारतीय बेटे का दिमाग और इस मां का दिल। मिस्टर स्मिथ की पत्नी जेनिफर, जो कल तक सावित्री देवी के कपड़ों का मजाक उड़ाती थी, आज उसी सावित्री देवी की दी हुई एक पुरानी शॉल ओढ़े बैठी थी। वह आगे आई और उसने अपने गले से हीरो का एक कीमती हार उतारा। उसने कहा, सावित्री जी, मेरे पास अब आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा घर जल गया, लेकिन यह हार, यह मेरे पास बचा है। कृपया इसे रख लीजिए। यह उस कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम कभी नहीं चुका सकते। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए वह हार वापस कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, यह हीरे मोती पत्थरों के टुकड़े हैं। इनकी चमक बाहर होती है, लेकिन असली चमक इंसान के भीतर होती है। हमें यह नहीं चाहिए। भारत ने कभी किसी से कीमत वसूलने के लिए मदद नहीं की। हमने दुनिया को योग दिया, शून्य दिया, आयुर्वेद दिया। क्या कभी किसी को बिल भेजा? नहीं, क्योंकि सेवा हमारा व्यापार नहीं, हमारा स्वभाव है। वहां खड़े सभी अमेरिकियों का सिर शर्म और सम्मान से झुक गया। उस दिन उन्हें समझ आया कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है। थोड़ी ही देर में मीडिया का जमावड़ा लग गया। बड़े बड़े टीवी चैनलों के रिपोर्टर अर्जुन और सावित्री देवी का इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। वे सब माइक लेकर अर्जुन की तरफ दौड़े। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर अर्जुन, आपने यह कैसे किया? नासा के वैज्ञानिकों जैसी गणना और एक सैनिक जैसी हिम्मत, आपने यह सब कहां से सीखा? क्या आपने अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से यह ट्रेनिंग ली थी? अर्जुन ने माइक हाथ में लिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सीधे कैमरे में देखा, जैसे वह पूरी दुनिया की आंखों में देख रहा हो। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने यह अमेरिका में नहीं सीखा। यह मेरी विरासत है। जिस इंजीनियरिंग को देखकर आप हैरान हैं, वह हमारे भारत के मंदिरों के निर्माण में हजारों साल पहले इस्तेमाल होती थी। जिस आपदा प्रबंधन की आप बात कर रहे हैं, वह हमारे उड़ीसा और गुजरात के लोग हर साल तूफानों में करते हैं। और रही बात हिम्मत की, अर्जुन ने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा, तो यह हिम्मत मुझे मेरी मां से मिली है, और मेरी मां को यह शक्ति हमारी मिट्टी से मिली है। हमारे देश में हम धरती को माता कहते हैं, और एक बेटा अपनी मां की रक्षा करना जानता है। रिपोर्टर ने फिर पूछा, लेकिन इन लोगों ने तो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। हमने सुना है कि इन्होंने आपको कॉलोनी से निकालने की मुहिम चलाई थी, फिर भी आपने इन्हें बचाया। आप इन्हें जलने दे सकते थे। सावित्री देवी ने माइक के पास आकर कहा, बेटा, अगर कुत्ता इंसान को काट ले, तो क्या इंसान भी कुत्ते को काटता है? नहीं ना। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। हमारे भगवान राम ने रावण को मारने के बाद भी लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान लेने भेजा था। हमारे भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में भी धर्म नहीं छोड़ा। हम उसी वंशज हैं। हम नफरत करना नहीं जानते। यह इंटरव्यू पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित हो रहा था। भारत के हर घर में, हर गांव में लोग टीवी पर यह देख रहे थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज अमेरिका की धरती पर भारत का डंका बज रहा था। अगले कुछ हफ्तों में जो बदलाव आया वह अद्भुत था। सरकार ने गोल्डन पीक्स के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया, लेकिन इस बार नक्शा बदल गया था। मिस्टर स्मिथ और बाकी निवासियों ने एक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि नई कॉलोनी के बीचों बीच कोई क्लब हाउस या स्विमिंग पूल नहीं बनेगा, बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र बनेगा, जिसका नाम होगा सावित्री भवन। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अर्जुन से अनुरोध किया कि वह उन्हें सिखाए कि घर कैसे बनाए जाएं। वे अब वैसे ही घर बनाना चाहते थे जैसा अर्जुन का था, प्रकृति के करीब, सुरक्षित और मजबूत। जो लोग कल तक भारतीय वास्तुशास्त्र को अंधविश्वास कहते थे, आज वे अर्जुन से पूछ पूछ कर अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बनवा रहे थे। सावित्री देवी ने भी एक नई शुरुआत की। उन्होंने देखा कि आग की वजह से कई लोग बेघर हो गए थे और मानसिक रूप से टूट चुके थे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक लंगर शुरू किया। हाँ, अमेरिका के सबसे पॉश इलाके में एक भारतीय लंगर। सुबह से शाम तक वहां मुफ्त खाना बंटता था। कढ़ी चावल, राजमा चावल, पूरी सब्जी। और मजे की बात यह थी कि खाना परोसने वाले कौन थे? वे थे मिस्टर स्मिथ, उनकी पत्नी और बाकी करोड़पति पड़ोसी। वे लोग जो कभी पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाते थे, आज लाइन में लगकर लोगों को पत्तलों में खाना परोस रहे थे।
उन्होंने अपने महंगे सूट बूट उतार दिए थे और साधारण कपड़े पहनकर सेवा कर रहे थे। एक दिन मिस्टर स्मिथ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे जीवन में पहली बार इतनी शांति मिल रही है। मैंने करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन जो सुकून किसी भूखे को खाना खिलाकर मिल रहा है वह किसी डील में नहीं मिला। तुमने और तुम्हारी मां ने हमें जीना सिखा दिया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मिस्टर स्मिथ, इसे ही हम सेवा परमो धर्म कहते हैं। खुशी लेने में नहीं, देने में है। कुछ महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से अर्जुन और सावित्री देवी के लिए बुलावा आया। उन्हें नेशनल हीरो के सम्मान से नवाजा जाना था। समारोह बहुत भव्य था। हजारों लोग और दुनिया भर के राजदूत वहां मौजूद थे। जब सावित्री देवी मंच पर चढ़ीं, तो पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राष्ट्रपति ने सावित्री देवी को पदक पहनाते हुए कहा, अमेरिका आज आपका हणी है। आपने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है। सावित्री देवी ने माइक पर हिंदी में अपनी बात कही, जिसका अनुवाद वहां किया गया। यह सम्मान मेरा नहीं, मेरे देश के संस्कारों का है। मैं एक साधारण भारतीय नारी हूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि दुनिया चाहे चांद पर पहुंच जाए, मंगल ग्रह पर घर बना ले, लेकिन अगर हम एक दूसरे के दुख में काम नहीं आ सकते तो सारी तरक्की बेकार है। हम भारतीय दुनिया को परिवार मानते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुखी रहे, स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब सावित्री देवी ने अपनी बात खत्म की और जय हिंद कहा, तो वहां मौजूद हर भारतीय का सिर ऊंचा हो गया। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि गोल्डन पीक्स अब बदल चुका है। वहां अब ऊंचे गेट नहीं है। वहां अब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, त्योहार मनाते हैं। दिवाली पर अब सिर्फ अर्जुन का घर नहीं, पूरी कॉलोनी दियों से जगमगाती है। होली पर मिस्टर स्मिथ और उनके बच्चे रंगों में सराबोर होकर होली है चिल्लाते हैं। अर्जुन आज भी उसी बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन अब वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, एक प्रेरणा है। लोग उसकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके चरित्र का सम्मान करते हैं। और सावित्री देवी, वह आज भी वही है। सुबह उठकर तुलसी पूजा करना, शाम को आरती करना, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। अब पूरी कॉलोनी की महिलाएं उनके साथ आरती में शामिल होती हैं। वे उनसे साड़ी पहनना सीख रही हैं, हिंदी बोलना सीख रही हैं। उस आग ने बहुत कुछ जलाया, लेकिन उसने नफरत की दीवारों को भी जला दिया, और उन दीवारों की राख पर प्रेम और एकता का एक नया बगीचा खिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भारतीय संस्कृति कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे अलमारी में बंद रखा जाए। यह एक जीवित शक्ति है। यह वह प्रकाश है जो घने से घने अंधेरे को भी मिटा सकता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को जीना सिखाया। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अमेरिका में या लंदन में, हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे विचारों से होती है। जब तक हमारे अंदर सेवा, त्याग और प्रेम की भावना है, तब तक भारत हर उस दिल में धड़कता रहेगा। याद रखिएगा, आप भारतीय हैं। आप जहां भी खड़े हो जाएंगे, दुनिया वहीं से शुरू होगी। नमस्ते, जय हिंद।